अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 लायबिलिटी स्टार्ट किया था। हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो लास्ट क्लास में मुकम्मल कर लिया था। आज हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो इसका तकरीबन 8 क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, लेकिन हमने तकरीबन 7 क्वेश्चन करने हैं। एक जो है वो क्वेश्चन तकरीबन 1.5 पेज पे लिखा हुआ है और बिल्कुल इररिलेवेंट सा क्वेश्चन है, जो कि इससे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा हम क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन क्वेश्चन को वेटेज ज़रा कम देते हैं जो कि क्वेश्चन लिखने में 1.5 से 2 पेजेस ले जाते हैं। क्वेश्चन लिखते लिखते ही उन्होंने पूरे करने होते हैं 2 पेजेस पे, जो है पूरा 8 के 8 क्वेश्चन पूरे करने होते हैं, तो वो इस तरह के क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। और ना ही ये क्वेश्चन जो है पिछले जो है तकरीबन 5 से 10 सालों की कैटेगरी में कहीं भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया। इसलिए उस क्वेश्चन के अलावा बाकी जो 7 क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम मुकम्मल करेंगे। हमारे पास अभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड 2 क्लासेस हैं। एक क्लास में हम इंशाल्लाह 7 में से 4 क्वेश्चन मुकम्मल करेंगे और रिमेनिंग 3 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 1 से 10.1। जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आपके पास पेज नंबर 472 ओपन होना चाहिए। प्रॉब्लम सेट ए में 10.1 आपके पास ओपन होनी चाहिए, जिसमें लिखा है 15 ट्रांजैक्शन और इवेंट्स अफेक्टिंग टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट इन कॉर्पोरेशन आर एज फॉलोज। आपके पास 15 ट्रांजैक्शन दी होंगी A to O तक, A B C D करके O तक आपको जो है वो सारी ट्रांजैक्शन दी जाएंगी। तो नीचे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। वो जो ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनका इफेक्ट बताएं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसका इफेक्ट बताएं। और वो इस तरह ये नीचे एक स्पेसिमन बना हुआ है, पेज नंबर 473 पे एक स्पेसिमन बना हुआ है, वो मैं अभी बताता हूँ यहाँ पे। उस स्पेसिमन के तहत आपने उसका इफेक्ट बताना है। स्पेसिमन कुछ इस तरह से मेंशन है। पहले उसने इनकम स्टेटमेंट को डील किया है। आप पहले इनकम स्टेटमेंट बना चुके हैं। यहाँ पे उसने ट्रांजैक्शन की हेडिंग दी है, ट्रांजैक्शन नंबर देंगे इसमें ABCD जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं। उसके बाद हम जो है इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग के अंदर हमारे पास 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम बनेगा रेवेन्यू का, दूसरा कॉलम आपको पता है रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो माइनस किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड नेट इनकम, उसको हम नेट इनकम बोलते हैं। हम यहाँ पे लाइनें लगा के इनको सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने कहाँ पे इसका इम्पैक्ट करना। ये होगी हमारी इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद आगे उसने उन ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट बैलेंस शीट में पूछा है। तो यहाँ पे अगला जो हमारे पास उसने स्पेसिमन में दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको पता है एसेट्स होते हैं, एक आपके पास एसेट्स का कॉलम आ जाएगा और ये हमेशा लायबिलिटीज के बराबर, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। और लायबिलिटीज आपको पता है 2 तरह की होती है, लायबिलिटीज करंट भी होती है और लॉन्ग टर्म भी होती है। और एंड में आपको पता है ओनर इक्विटी, ओनर्स के पैसे जो है, ओनर्स इन्वेस्टमेंट जो है वो होंगे। इस तरह से जो है हमारे पास, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे कि करंट लायबिलिटीज में हम क्या पुट कर रहे हैं, एसेट्स में हम क्या पुट कर रहे हैं। आपने सिर्फ 3 चीज़ें इसमें लिखनी है। अगर कोई इम्पैक्ट आता है, अगर इम्पैक्ट इंक्रीज का आता है तो आप आई लिखेंगे, आई से मुराद होगा इंक्रीज। अगर वो इम्पैक्ट डिक्रीज का आता है तो आप लिखेंगे डिक्रीज। अगर वो उसका इम्पैक्ट नहीं आता तो आप लिखेंगे नो इफेक्ट NE। तो ये चीज़ें हम जो है इन कॉलम के अंदर यूज़ करेंगे। ट्रांजैक्शन देखेंगे, उसका अगर इधर कोई इम्पैक्ट है और वो इंक्रीज है तो आई डाल देंगे, इधर कोई इम्पैक्ट नहीं है तो लिख देंगे नो इफेक्ट। इधर कोई इम्पैक्ट है वो इंक्रीज का तो आई लिख देंगे, इधर कोई इम्पैक्ट है तो वो कम होने का तो डिक्रीज लिख देंगे, D लिख देंगे। इस तरह आपने मुकम्मल ट्रांजैक्शन करनी है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर A से। मेड अ ईयर एंड एडजस्टिंग एंट्री टू अक्रूड इंटरेस्ट ऑन अ नोट्स पेएबल। कहता है आप अक्रूड इंटरेस्ट, आप पे इंटरेस्ट अकर हो गया है, आपने
उसकी एंट्री पास करनी है एडजस्टिंग एंट्री ऑन नोट्स पेएबल। जब भी एडजस्टिंग एंट्री होती है नोट्स पेएबल पे, इससे मुराद होता है हमारा एक्सपेंस हो गया है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया। एडजस्टिंग एंट्री ये होती है, ये हमने एडजस्टमेंट में ये चीज़ पढ़ी थी, ये हमारी तीसरी टाइप ऑफ एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड, कि ऐसा एक्सपेंस जो हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस बेसिकली होता है, एक्सपेंस हो गया लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया, इसलिए एंट्री कुछ इस तरह से होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल करें। अब एक्सपेंस है ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये लायबिलिटी है ये भी इंक्रीज हो रही है, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे कि रेवेन्यू में तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, एक्सपेंस में इसका फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। और एक बात याद रखें, अगर इनकम जो है उसमें कोई इफेक्ट नहीं है और एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी जो नेट इनकम है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 है पहले से और यहाँ पे अगर आप 70 की बजाय इसको 80 कर दें तो प्रॉफिट 30 की बजाय 20 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको इंक्रीज कर दिया है। इसके इंक्रीज होने की वजह से नेट इनकम हमेशा डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे डी। एसेट्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। करंट लायबिलिटी हमेशा इंटरेस्ट पेएबल करंट लायबिलिटी होती है, इसलिए इसलिए करंट लायबिलिटी में यहाँ पे इजाफा होगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं है। जो फैक्ट यहाँ पे नेट इनकम है वो हमेशा ओनर इक्विटी में आगे जमा या माइनस हो रही होती है। अगर नेट इनकम बढ़ी है तो ओनर इक्विटी में जाके वो बढ़ जाएगी, अगर नेट इनकम डिक्रीज हुई है तो ओनर इक्विटी भी आपकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो ओनर का होता है। अगर प्रॉफिट कम हो रहा है ओनर के पैसे कम हो रहे हैं, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ओनर का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इस तरह आपने ये 15 ट्रांजेक्शन्स को डील करना। अब बी ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है? A liability classified for several years as a long term becomes due within the next 12 months. कहता है एक लायबिलिटी जो पिछले सालों से लॉन्ग टर्म आ रही थी, आपने उसको 12 महीने के अंदर अंदर जो है वो पे करना है। अब क्या होगा? अब आपकी यहाँ पे एक तरफ क्या होगा कि करंट लायबिलिटीज, आपने कहा है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, पहले सालों में लॉन्ग टर्म थी, लॉन्ग टर्म में आ रही थी। अब उसका टाइम आ गया कि अब आपने 12 महीनों के अंदर पे करनी है। अब वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपकी क्या बन गई है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बन गई है। अब जो लायबिलिटी है उसका इफेक्ट यहाँ पे तो नहीं आएगा, उसका इफेक्ट यहाँ पे भी नहीं आएगा, उसका इफेक्ट यहाँ पे भी नहीं आएगा, उसका इफेक्ट यहाँ पे भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जरूर आएगा कि करंट लायबिलिटी बढ़ रही है जबकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है वो कम हो रही है, यानी ये लायबिलिटी निकल के इधर आ रही है और इधर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ओनर इक्विटी से रिलेटेड भी कोई चीज़ नहीं है और नेट इनकम में भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो इस तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हमारे पास सी ऑप्शन है, रिकॉर्ड दी रेगुलर बाई वीकली पेरोल। आप बाई वीकली, बाई वीक कहते हैं 2 वीक्स को, 15 दिन बाद आप पे को रिकॉर्ड करते हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें आप ये भी इंक्लूड करते हैं पेरोल टैक्स अमाउंट विद होल्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड इंश्योरेंस ऑफ पे चेक्स, ये सारी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करते हैं। तो जब भी आप पे रोल रिकॉर्ड करते हैं, आप पे नहीं कर रहे, सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हर 15 दिन बाद आप पे रोल की रिकॉर्डिंग करते हैं। देना तो आपने जब महीना कंप्लीट होता है उसके बाद पे रोल से बात है सैलरी, जो सैलरी है वो आप 15 दिन बाद रिकॉर्ड कर देते हैं लेकिन पे नहीं करते। पे कब करते हैं? 18 दिन बाद, 20 दिन बाद या महीने बाद आप पे करते हैं, महीने की पूरी करके। तो जब आप पे रोल रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आपकी कुछ एंट्री इतना होती है कि आपने ये सैलरी देनी तो है ना, पे रोल एक्सपेंस तो आपका हो गया, खर्चा हो गया, अभी आपने लोगों को एक्सपेंस देना है, सैलरी देनी है, लेकिन अभी तक पे नहीं की। जो पे नहीं की वो पे रोल पे एबल के नाम से लिखा जाता है। ये सेम ऐसे ही है जैसे कि आपने ये एक्सपेंस हो गया है लेकिन अभी तक पे नहीं किया। लोगों ने काम कर दिया 15 दिन आपका, लेकिन अभी तक आपने उसको पेमेंट नहीं की, सिर्फ रिकॉर्ड करने लगे हैं पे रोल एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि खर्चा हो गया, अभी देना है पे रोल क्रेडिट। तो एक तरफ एक्सपेंस में इजाफा हुआ और दूसरी तरफ आपकी करंट लायबिलिटी में भी इजाफा हुआ। तो इधर देखें, रेवेन्यू में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, एक्सपेंस में इजाफा होने की वजह से आपको पता है नेट इनकम डिक्रीज हो जाएगी। इसमें भी कोई इजाफा नहीं आया, इसमें इंक्रीज हुआ है, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और अगर ये डिक्रीज हुआ है तो ये ओनर इक्विटी के साथ साथ डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास जी ऑप्शन आ जाएगा, अर्न एन अमाउंट प्रीवियसली रिकॉर्डेड एज अनअर्न्ड। एक अमाउंट थी अनअर्न्ड आपके पास, लेकिन अब आपने कमा लिया, ये भी एक एडजस्टिंग एंट्री है कि अनअर्न्ड पैसे अब आपने अर्न कर लिए। जब अनअर्न्ड आपकी लायबिलिटी होती है, जब आप उसको अर्न कर लेंगे तो वो लायबिलिटी कम हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और दूसरी तरफ जब आप वो कमा लेंगे तो वो रेवेन्यू है आपका।
रेवेन्यू जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं, ये बात आपको पता है। इसका मतलब है रेवेन्यू अनअर्न था, आपने कमा लिया, रेवेन्यू बढ़ गया, एक्सपेंसेस में कोई फर्क नहीं आया। अब इनकम बढ़ी है तो ज़ाहिर है नेट इनकम भी बढ़ेगी। एसेट्स में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन लाइबिलिटीज़ में भी, लाइबिलिटीज़ जो है जो पहले थी अब लाइबिलिटी कम हो गई है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म नहीं होती। लॉन्ग टर्म में नो इफेक्ट आएगा। अब चूँकि नेट इनकम इंक्रीज हुई है इसलिए ऑनर के पैसे भी इंक्रीज हो जाएंगे। इस तरह जो है आपने सोच समझ के पुराने चैप्टर से रिलेटेड एडजस्टिंग एंट्री है, अगर आपने एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से समझी होगी तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। मेड अरेंजमेंट टू एक्सटेंड अ बैंक लोन ड्यू टू इन 60 डेज फॉर अनदर 18 मंथ्स। आपने क्या किया है, आपने अरेंजमेंट ऐसी की है, आपने एक लोन देना था जिसकी ड्यू डेट थी 60 दिन की। आपने उनको जाकर कहा भाई हम 60 दिनों में नहीं दे सकते, हमें टाइम दें। उन्होंने आपको 18 महीने अलाउ कर दिया। अब अगर आपने 60 दिन में देना होता तो वो करंट लायबिलिटी थी, अब आपने उनसे 18 माह ले लिए हैं, इसका मतलब है 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। आपने अपनी करंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है ये डिक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और इधर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिर्फ आपने क्या किया, आपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में इंक्रीज कर दिया। जो लोन आपने 60 दिन में देना था उसको आपने ऐसी जस्टिफिकेशन, ऐसी अरेंजमेंट की है कि वो 18 महीने में चला। आगे हमारे पास एफ ऑप्शन है, made a monthly payment on fully amortizing installment notes payable assuming notes is classified as a current liability। आपने मंथली पेमेंट की है ऑन फुली अमोर्टाइजेशन इंस्टॉलमेंट नोट्स पेबल जो है नोट पेबल था। आप समटाइम मैंने आपको बताया था, आपने जो लोन देना होता है समटाइम हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। जब इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो उसके लिए आपको अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ता है। आज हम क्वेश्चन में सीखेंगे भी वो अमोर्टाइजेशन टेबल कैसे बनाते हैं। तो आपने वो पेमेंट की है, वो जो इंटरेस्ट है वो आपने पे किया है। मेड अ पेमेंट ऑन अ फुली अमोर्टाइजेशन इंस्टॉलमेंट नोट्स पेबल, आपने जितनी भी उसकी इंस्टॉलमेंट है वो उस नोट्स पेबल की पे कर दी। अब जब आप किस्त पे करते हैं, ये चीज़ जब हमने चैप्टर बीकॉम में आपको चैप्टर नंबर 10 करवाया था, जो इंस्टॉलमेंट वाला चैप्टर था, क्या नाम उसको बोलते थे, हायर परचेज वाला, उसमें आपके क्या आप एंट्री पास करते थे कि जब आप चीज़ें जो है ले लेते हैं और बाद में इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो जब आप पहले इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं तो आप पे कर रहे होते हैं कि एक तो आप उसकी लायबिलिटी पे कर रहे होते हैं, जिसको यहाँ पे उसने नाम दिया है नोट्स पेबल। तो एक तो आप उसकी लायबिलिटी पे कर रहे हैं, साथ साथ उसके साथ आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे होते हैं, और फिर कैश आप उसको पे करते हैं। तो ये एंट्री पास करते हैं कि नोट्स पेबल डेबिट लायबिलिटी, नोट्स पेबल भी दिया क्योंकि किस्त दी है ना। किस्त में 2 चीज़ें शामिल होती हैं हमेशा। जब भी आप कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी, कोई लोन आप ले लें और उसके बाद आपने इनकी पेमेंट जो है वो किस्तों में करनी हो, एक जो आपको किस्त पे कर रहे होते हैं उसमें वो 2 चीज़ों का मजमुआ होती है, उसकी उस गाड़ी की, उस मोटरसाइकिल की, उस लोन की ओरिजिनल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो आप जो 2 चीज़ें पे कर रहे हैं, एक नोट्स पेबल की ओरिजिनल वैल्यू और एक इंटरेस्ट, और आप कैश पे कर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? सबसे पहले नोट्स पेबल आपकी करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी जब पे करेंगे कम हो जाएगी। एक तरफ वो कैश जब पे करेंगे कैश भी कम हो जाएगा, और दूसरा आपका एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके इंक्रीज होने की वजह से आपकी नेट इनकम डिक्रीज हो जाएगी, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब आपकी नेट इनकम डिक्रीज हो जाए तो ओनर इक्विटी भी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑप्शन, called bonds payable due in 7 years at a price above the carrying value of the liability in the accounts record। कहता है आपने बॉन्ड्स वालों को बुलाया, कॉल्ड बॉन्ड्स यानी कॉलेबल बॉन्ड से आपने उनको बुलाया और उनको पेमेंट कर दी। जब आप उनको पेमेंट करेंगे तो बॉन्ड्स जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, तो कुछ इस तरह से एंट्री पास होगी। बॉन्ड्स कम हो जाएंगे, बॉन्ड्स डेबिट, और साथ आप इंटरेस्ट भी पे करेंगे जितना उनका देने वाला रहता होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और आप टोटल कैश पे कर देंगे टोटल अमाउंट से। बॉन्ड्स की पेमेंट भी करेंगे प्लस उस पर जो सूद बनता है उसकी पेमेंट भी करेंगे और कैश पे कर देंगे। अब सबसे पहले बॉन्ड्स आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, जब ये पे कर देंगे ये कम हो जाएगी और कैश भी आपका कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो
जी एंट्री है, यहाँ पे इसका नो फैक्ट आया, एक्सपेंस इंक्रीज होने की वजह से इनकम कम हो गई, एसेट चूंकि कैपिटल डिक्रीज हुआ है यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और इसके साथ साथ ये भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इनकम डिक्रीज हो जाए तो साथ साथ कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद कहता है इशू बॉन्ड पेज एक्ट 97 ऑन मे, द बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मे 1 और नवंबर 1, आपने उसकी पे इंटरेस्ट नवंबर 1 और मे 1 को करनी है, लेकिन आपने फिलहाल इशू करनी है, बॉन्ड्स इशू करनी है। जब आप बॉन्ड्स इशू करते हैं तो आपको कैश मिल जाता है, कैश आपको मिल जाएगा, कैश डेबिट, बॉन्ड्स जो है वो क्रेडिट, इस तरह हमें लाइबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, बॉन्ड्स हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, कैश हमारा ऐसे होता है, तो कैश में इजाफा हो जाएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन बॉन्ड जो है जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है वो भी साथ इंक्रीज हो जाएगी, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इधर 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 भी कोई, तो इस तरह हम इसको पास करेंगे। ये जो मैं ये ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ ये सब आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपने किस तरह सोचकर यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज को इम्प्लीमेंट करना है। जे के बाद एच के बाद आपके पास आई एंट्री है, रिकॉर्ड नवंबर 1 2015 इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड आर मेड सेमी एनुअल इंटरेस्ट बॉन्ड्स रेफर टू दी इन पार्ट एच, कहता है जो आपने पार्ट एच में बॉन्ड्स इशू किए हैं अब आप उनको पे करने लगे हैं इंटरेस्ट, उस बॉन्ड पे आप जो है इंटरेस्ट रिकॉर्ड नवंबर 1 इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड मेड सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बॉन्ड रेफर टू दी एच, जो आपने एच को जो पे किया है उस पर आप जो है पे करने लगे हैं इंटरेस्ट। जब आप पे इंटरेस्ट ड्यू होता है तो एंट्री होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अभी किया नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट जनरेट हुआ है आपको, तो जब इंटरेस्ट जनरेट हो तो इंक्रीज होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब लेकिन ये आपने जो आपका बॉन्ड है वो आप 5 सालों के लिए आपने इशू किया है, तो जो बॉन्ड लॉन्ग टर्म इशू करेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी आप अगर तो आपने हर जो है मंथ बाद पे करना है तो करंट लायबिलिटी होती है, मतलब हर 6 माह बाद पे करना है या साल के अंदर जब भी पे करना है तो आपकी करंट लायबिलिटी है, अगर मोर देन 1 ईयर के बाद पे करेंगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक तरफ तो ये एक्सपेंस जो है वो आप पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इनकम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसका मतलब है ये इंक्रीज हो जाएगी तो इनकम डिक्रीज हो जाएगी, एसेट में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी देने वाली बढ़ जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट जो पे करना है उसने कहा 6 मंथ के अंदर पे करना है। ये डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि नेट इनकम के डिक्रीज होने की वजह से ऑनर इक्विटी भी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद हमारे पास जे ऑप्शन है, रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री ऑफ दिसंबर 1 फॉर द बॉन्ड्स रेफर टू द एच। अब आपने एडजस्टिंग एंट्री करनी है, तो इसकी भी एडजस्टिंग एंट्री जब आप करते हैं तो एंट्री होती है एसेट डेब्ट, जब भी आप एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की एंट्री करें तो वो यही एंट्री होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल। सेम इफेक्ट आएगा, यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसके डिक्रीज होने की वजह से ऑनर इक्विटी भी डिक्रीज हो जाएगी। आगे हमारे पास है जे के बाद हमारे पास के ऑप्शन है, इशूड बॉन्ड्स पेएबल 102, आपने फिर बॉन्ड इशू कर दिए हैं, बॉन्ड इशू करने की हमने यही भी अभी एंट्री बताई है, कैश में इजाफा हो जाता है, बॉन्ड्स जो है वो भी लायबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो कैश में इजाफा से मुराद है एसेट इंक्रीज हो गया और दूसरी तरफ आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इधर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इधर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे भी नो इफेक्ट, इधर भी नो इफेक्ट, ये आपकी एंट्री जो है वो पास होगी। ए के बाद एल एंट्री है, रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, फिर एडजस्टिंग एंट्री बात आ गई कि आपने एडजस्टिंग एंट्री किसकी करनी है फॉर बॉन्ड्स रेफर टू दी के, जो के में आपने बॉन्ड इशू किए हैं उनकी एडजस्टिंग एंट्री फिर वही सूद देने की होती है एडजस्टिंग एंट्री, उसमें आपके पास यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एक्सपेंस जब पे खर्चा हो जाएगा इंटरेस्ट का एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, यहाँ पे जो है जब ये एक्सपेंस बढ़ जाएंगे तो आपकी इनकम कम हो जाती है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एसेट्स में करंट लायबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये डिक्रीज होने की वजह से ऑनर इक्विटी भी डिक्रीज हो जाएगी।
उसके बाद एम है रिकॉर्डेड एंड एस्टिमेटेड लायबिलिटी फॉर वारंटी क्लेम। आपके पास एक चीज़ वारंटी क्लेम होने के लिए आई है, कुछ आपने प्रोडक्ट इशू की थी, वो ख़राब हो गई, वो ठीक होने के लिए आई है। जब वो ठीक होने के लिए आएगी आप उसकी मरम्मत करेंगे, रिपेयर करेंगे, कुछ ना कुछ उस पर एक्सपेंस लगाएंगे, तो वो एक्सपेंस बढ़ जाएंगे आपके, तो एंट्री होगी रिपेयर, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। और आपकी जो वारंटी क्लेम है ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ये आपने क्लेम करके देना होता है। अभी आपने करके दिया नहीं है, अभी वारंटी क्लेम होने के लिए आई है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो एक तरफ आपका एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है और एक्सपेंस में इजाफा होने की वजह से नेट इनकम कम हो जाएगी, और दूसरी तरफ साथ साथ आपकी करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस इनकम के डिक्रीज होने की वजह से आपकी ओनर इक्विटी भी डिक्रीज हो जाएगी। आगे हमारे पास एन ऑप्शन है, एंटर इनटू 2 years कमिटमेंट टू बाय ऑल हार्ड ड्राइव्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर सप्लायर एट अ प्राइस 10% बिलो मार्केट। आप एक कमिटमेंट में, एक एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जब आने वाले 2 सालों में बाय हार्ड ड्राइव पर्टिकुलर प्राइस 10% बिलो, कि हम अगले 2 साल बाद आपसे ये जो ड्राइव्स हैं आपसे 10% मार्केट वैल्यू से कम पे खरीद लेंगे या बेच देंगे। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अभी कोई एग्जीक्यूशन सेल परचेज नहीं होती, जब सिर्फ एग्रीमेंट लिखा जा रहा होता है तो उसकी कोई इफेक्ट नहीं होता, उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो एन है ये आपका कहीं भी पे इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ एग्रीमेंट है, यहाँ पे अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। ट्रांजैक्शन होगी तो हम अफेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास एन के बाद वो लास्ट एंट्री है, उसमें भी कुछ यूं कह रहा, receive notice that lawsuit has been filed against the company 7 million, the amount of the company liability if any cannot be reasonably estimated at that time। कहता है आप पे केस हो गया है, आप पे केस हुआ है 7 मिलियन का, लेकिन अभी वो केस पे कोई डिसीजन नहीं आया, अभी सिर्फ केस हुआ है आप पे। हो सकता है आप केस जीत जाएं, हो सकता है आप केस हार जाएं, ये तो बात की बात है। इस लायबिलिटी को बोलते हैं काउंटीजेंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जिसका कंफर्म ना हो कि वो आपकी लायबिलिटी है या नहीं, फ्यूचर डिसीजन पे पेंडिंग हो कि अगर केस हार गए तो पड़ जाएगी, नहीं हारेंगे तो नहीं पड़ेगी। ऐसी लायबिलिटी को काउंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। जो काउंटीजेंट लायबिलिटी होती है वो फुट नोट पे लिखी जाती है, उसका बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ फुट नोट पे लिखी जाती है। तो आपको जस्ट इसको फुट नोट पे लिखेंगे, काउंटीजेंट लायबिलिटी इसका इसके अंदर इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह हम इसका इम्पैक्ट शो करेंगे। ये सिर्फ आपकी वर्किंग है समझाने के लिए कि कहाँ पे किस तरह इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका फर्स्ट की रिक्वायरमेंट थी कि आपने सिर्फ ये फॉर्मूल बना के इसमें इम्पैक्ट बताना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होने लग जाए, बोला होने लग जाए कि एडजस्टिंग एंट्री कैसे होती है, उनका इम्पैक्ट किधर किधर। ठीक हो गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सेम इसी तरह की प्रॉब्लम आपको 10.2 में मिलेगी, उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, जो कि 10.2 है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पास पेज नंबर 473 पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है 10.2 ओपन होना चाहिए। हम अब उसको रीड करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। The following are the selected transactions from the accounting records of the Denver chocolates for the year ended the 31st December 2015। हो सकता है एडिशन डिफरेंट हो, क्वेश्चन सेम होगा, ईयर्स डिफरेंट हो सकते हैं, अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, इसलिए इस बात से आपने टेंशन नहीं लेने के लिए क्या हो। तो 31 दिसंबर को बैलेंस शीट से कुछ रिकॉर्ड जो है वो अखज़ किए गए हैं। उसको उन रिकॉर्ड्स को ये लिखा हुआ है कि नोट्स पेबल टू द नॉर्थ वेस्ट बैंक, income tax payable, accrued expenses, mortgage notes payable, accrued interest on mortgage, trade accounts payable, unearned revenue, potential liabilities pending lawsuit। ये हमारे पास कुछ डाटा दिया गया है। इसके बाद नीचे कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, तो वो भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद अगले पेज पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, पेज नंबर 474 पे, जो हमने करनी है, जिसमें ए इंस्ट्रक्शन हमारे से रिलेटेड क्या है,
यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड प्रिपेयर द करंट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सेक्शन। आपने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है और उसमें सिर्फ 2 सेक्शन बयान करने हैं। एक सेक्शन करंट लायबिलिटी का होना चाहिए, एक सेक्शन आप पहले बनाएंगे करंट लायबिलिटी का, जो आपके पास वो लायबिलिटीज लिखी हुई हैं उसमें से जो करंट लायबिलिटीज होंगी वो इस हेडिंग के अंदर लिखेंगे, और दूसरा सेक्शन बनाएंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का, जो आपको लगे कि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं उनको आप इस हेडिंग के अंदर लिखेंगे। सेक्शन ऑफ द डेनवर्क चॉकलेट बैलेंस शीट डेटेड 31 दिसंबर, और जो डेट होगी इसकी एज ऑन 31 दिसंबर 2015। उसके बाद explain briefly how the information in each of the 4 numbered paragraph above influence your presentation of the company। और फिर आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है। बी ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन तो ये काम करना है, बी ऑप्शन में कहता है वो जो 4 नीचे अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसका आपको यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आया उसको जस्ट एक्सप्लेन कर दें, जस्ट आपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है उसको। लेकिन सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करते हैं। आपको एक बात याद रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दी हुई है जैसे कि नोट्स पेबल टू नॉर्थवेस्ट बैंक, इनकम टैक्स पेबल, अकाउंट एक्सपेंसेस एंड सो ऑन, आपने ये स्टेटमेंट पढ़नी है और नीचे जो अदर इन्फॉर्मेशन देखनी है उससे मैच करना है। क्या ये जो एक लायबिलिटी आप उठाते हैं उससे मुतल्लिका नीचे कोई बात तो नहीं है? अगर कोई नीचे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आपने वो एडजस्ट करके यहाँ पे लिखना है। जैसे कि पहली लायबिलिटी हम पिक करने लगे हैं, नोट्स पेबल टू दी नॉर्थ वेस्ट बैंक, जो कि 5 लाख रुपए से है। अब जो नोट्स पेबल होते हैं जो बैंक से आप लिए जाते हैं नॉर्मली वो लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि नीचे कोई इससे रिलेटेड बात तो नहीं है। अगर नहीं होती तो हमने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट बैंक का नोट्स पेबल लिखकर हमने यहाँ पे 5 लाख लिख दिया। लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन नंबर 1 में कुछ कह रहा है, दी नोट्स पेबल टू दी नॉर्थ वेस्ट बैंक, आप देखिए उसी से मुतल्लिका है, इज ड्यू इन 60 डेज, आपने वो 60 दिनों में पे करना है। इसका मतलब है ये 5 लाख रुपए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, शॉर्ट टर्म है। पहली बात तो ये फाइनल। उसके बाद क्या कहता है, अरेंजमेंट हैज बीन मेड टू रीन्यू दिस नोट्स फॉर एन एडिशनल 12 मंथ्स, लेकिन आपने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की, क्या रिक्वेस्ट की, भाई हम 60 दिनों में पे नहीं कर सकते, हमें 12 महीने दे दिए जाए। तो जब 12 महीने से ज़्यादा आप ले लेंगे उनसे, यानी 2 माह तो आपके 60 दिन ये बन गए, 12 मंथ आपने और ले लिया, जिसको मतलब 12 से 14 माह का आपके पास टाइम पीरियड बन गया। तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं रही, ये क्या बन गई है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन गई है। इसलिए नोट्स पेबल टू नॉर्थ वेस्ट बैंक जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। नोट्स पेबल टू नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट बैंक, ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। हमें ये सिर्फ नोट्स पेबल देखकर कंफर्म नहीं हुआ कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। नीचे स्टेटमेंट पहले उसने बताया जी 60 दिन का था ये, तो उस हिसाब से हमें शॉर्ट टर्म में लिखना चाहिए था, लेकिन आगे चल के उसने ये कह दिया नहीं भाई, हमने उससे रिक्वेस्ट की और हमें 12 महीने से ज़्यादा का टाइम मिल गया, इसलिए हमने इसको शॉर्ट टर्म से निकाल के कहाँ पे लिख दिया, लॉन्ग टर्म। अब ये ए पार्ट हम कर रहे हैं, बी पार्ट के बारे में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आगे है इनकम टैक्स पेएबल 40,000। अब इनकम टैक्स से मुतल्लिका ना, आप पहला ऑप्शन तो हमने क्लियर कर लिया, दूसरा ऑप्शन भी मॉर्गेज से रिलेटेड है, तीसरा अक्रूड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तीसरा जो है वो डिस्प्यूट से है, यानी इनकम टैक्स पेएबल से रिलेटेड कोई बात नहीं है। और इनकम टैक्स आपने 1 साल के अंदर पे करना होता है, इसलिए ये आपकी करंट लायबिलिटी में आएगा। इनकम टैक्स पेएबल है 40,000 से, टोटल का टोटल जो है वो करंट लायबिलिटी है। उसके बाद लिखा हुआ है अक्रूड एक्सपेंसेस एंड पेरोल टैक्सेस, इससे मुतल्लिका भी नीचे चारों इन्फॉर्मेशन में कोई चीज़ नहीं है, और जो अक्रूड एक्सपेंस और पेरोल वगैरह होते हैं ये आपने 1 साल के अंदर जो है वो पे करने होते हैं, इसलिए ये भी आपका क्या है, एंड पेरोल टैक्सेस, ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है। अमाउंट इसकी है हमारे पास 60,000, ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है हमारी करंट लायबिलिटी है। उसके बाद है हमारे पास मॉर्गेज नोट्स पेएबल, मॉर्गेज जो है जिनके अगेंस्ट कोई ना कोई चीज़ वह रखवाई होती है, ऐसे लोन लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी हमने नीचे जो है वो इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा जरूर देखनी है। उस इन्फॉर्मेशन, दूसरी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है, उसमें क्या कहता है, दी मॉर्गेज रिक्वायर्स पेमेंट 6,000 पर मंथ, मॉर्गेज आपसे पेमेंट रिक्वायर करता है कि हर 6 माह बाद पेमेंट करते हैं। And amortization table shows that its balance will be paid down 7,39,000 by December 31, 2016.
कहता है आपने ये मंथली पेमेंट करनी है, यानी जो 2 लाख मॉर्गेज लोन है आपका टोटल 7,50,000 वो आप सालाना पे नहीं कर रहे, उसको पर मंथ पे करते हैं। इसका मतलब है 31 दिसंबर 2010 तक जो पेमेंट होगी वो शॉर्ट टर्म कहलाएगी, उसके बाद की जो पेमेंट होगी वो लॉन्ग टर्म। जब मैंने कल क्वेश्चन पढ़ाया था तो मैंने कहा था लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के 2 पार्ट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म पार्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म पार्ट होता है। शॉर्ट टर्म पार्ट वो होता है जो हमने इसी साल के अंदर अंदर पे करना होता है, और लॉन्ग टर्म पार्ट वो होता है जो हमने 1 साल के बाद पे करना होता है। इसका मतलब है कहते हैं ये 31 दिसंबर जो है 2000 कितना बना 6,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 12 महीनों का कितने पैसे बने जो हम कन्वर्ट करेंगे, तो वो कहते हैं 7,39,000 जो है वो अभी भी 31 दिसंबर 2016 को अभी भी 7,39,000 देने वाला रहता है। टोटल लोन था 7,50,000 जो हमने लिया। 31 दिसंबर 2016 को अभी भी आपने 7,39,000 रुपये करना है, यानी इस साल यानी 2015 के अंदर अंदर आपने तकरीबन 11,000 की पेमेंट कर दी है। इसका मतलब ये जो 11,000 इस साल पे हुआ है ये करंट लायबिलिटी है, और बाकी जो 7,39,000 है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। यानी यहाँ पे हम मॉर्गेज लोन लिखेंगे, मॉर्गेज नोट्स पेड, जो कि हमें यहाँ पे 7,50,000 लिखना चाहिए था, लेकिन इसमें 11,000 की पेमेंट हमने इस साल कर देनी है, तो रिमेनिंग 7,39,000 लॉन्ग टर्म होगा। और जो यहाँ वाली मॉर्गेज पे मॉर्गेज नोट्स पेएबल शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो यहाँ पे इसके हिस्से में आएगी वो 11,000, क्योंकि इसमें से 11,000 हमें इस साल पे करना। उसके बाद आगे है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज नोट्स पेएबल। अक्रूड इंटरेस्ट नॉर्मली जो है वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी हम नीचे चेक कर लेंगे कि उसमें क्या कह रहा है कि हमने ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो सारे का सारा हमने जब उसका पूरे पेमेंट होगी तब सूद पे करना है, या हम 1 साल के अंदर अंदर पे कर रहे हैं। अगर हम 1 साल के अंदर अंदर सूद पे कर रहे हैं फिर तो वो करंट होगा, लेकिन अगर हमने सारा सूद इकट्ठा जब ये रिटायर्ड होगा लोन 10 साल बाद 5 साल बाद तब पे करना तो वो लॉन्ग टर्म होगा। तो तीसरी एडजस्टमेंट है इस अंकल का, accrued interest on mortgage notes payable is paid monthly, the next payment is due at the end of first week in January। कहता है ये जो 5,000 रुपया पे किया ये मंथली पेमेंट है, हम उसको मंथली पे कर देते हैं, इसलिए ये जो accrued इंटरेस्ट होगा वो आपका सारे का सारा जो है accrued इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, क्योंकि हम मंथली पे करते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म कंसीडर होगा। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से बड़ा ये करंट लायबिलिटी में आएगा। उससे आगे लिखा हुआ है ट्रेड अकाउंट्स पेएबल, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और जो ट्रेड्स अकाउंट्स पेएबल होते हैं वो आपकी करंट लायबिलिटीज होती हैं, और इनकी अमाउंट है 2,50,000। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अनअर्न्ड रेवेन्यू, ऐसा रेवेन्यू जो भी आपने कमाया नहीं है, ज़ाहिर है आप 1 साल के अंदर बाद में कमा लेंगे, तो ये भी इससे मुतल्लिक़ भी नीचे कोई बात नहीं है, ये सारे का सारा जो है करंट लायबिलिटी। अगर नीचे कोई बात होती तो हमें उसको पढ़कर उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन जेन्युइन जो इसकी एज यूजुअल जो इसकी हमारे पास अनअर्न्ड रेवेन्यू की डेफिनेशन है ये करंट लायबिलिटी होती है। आगे है पोटेंशियल लायबिलिटी इन पेंडिंग लॉसूट। लॉसूट पे हमने अभी बात की थी कि हमारे पे एक लायबिलिटी है लेकिन वो पेंडिंग है लॉ के डिसीजन पे। कानून जब भी कोई डिसीजन करेगा फिर हमें वो लायबिलिटी पढ़ भी सकती है और नहीं भी पढ़ सकती। इस सिंपल का एक डिसीजन है, नीचे चौथी एडजस्टमेंट दी हुई है, अगर उसमें कहेंगे भी पढ़ गई है हमें लायबिलिटी तो हमारी लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। वो फिर बताएगा कि शॉर्ट टर्म कितनी देर की है, 1 साल पे करनी है, अगले साल इसी साल पे करनी होगी तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगी, अगले साल पे करनी होगी तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगी। पहले ये चेक तो करें हमें ये लायबिलिटी पड़ी भी है कि नहीं। फोर्थ इंफॉर्मेशन में कहता है डेनवर चॉकलेट हैज बीन सूड 1,60,000 टू द कंट्रोल डिस्प्यूट। इट इज नॉट पॉसिबल टाइम होगा टू मेक दिस रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल लॉस की पेमेंट। कहता है अभी लॉ सूट हुआ है, अभी हमारे पास डिसीजन नहीं हुआ, अभी लॉ हमारे खिलाफ केस हुआ है, अभी उसका डिसीजन पेंडिंग है, अभी उस पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हुई। तो जिसकी डिसीजन मेकिंग ना हो वो मैंने बोला बैलेंस शीट में नहीं आती, वो हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है, वो नीचे फुट नोट में आती है, लेकिन हमने इसके अंदर इसको नोट डाउन नहीं करना। इसका मतलब है यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले हम टोटल लायबिलिटीज टोटल करंट लायबिलिटीज लिख लेंगे, हमारे पास टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी बनेगी।
उसी तरह टोटल जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज देंगे। अब हम इसका टोटल करेंगे। 40,000 रुपये हमारी पहली लायबिलिटी है, 60,000 दूसरी है, टोटल मिलके 1 लाख हो गया। 11,000, 5,000, 2,50,000 और 15,000। ये हमारे पास टोटल करंट लायबिलिटीज बन गई 3,81,000। जबकि ये बनी 12,39,000। तो ये हमारे पास पहला पार्ट जो है वो मुकम्मल हो गया। सेकंड पार्ट में यही कह रहा था कि जो अदर इंफॉर्मेशन की वजह से इस पे इम्पैक्ट आया उसको एक्सप्लेन कर। तो एक्सप्लेन क्या करना है? पहला इम्पैक्ट हमारे पास ये आया था कि हमने पहली बात ये थी कि नॉर्थ बैंक का जो लायबिलिटी है उसको हमारा फर्क क्या आया था, एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि स्टेटमेंट नंबर 1 में ये एक्सप्लेन किया हुआ था कि नोट्स पेएबल टू नॉर्थ बैंक जो है वो पहले शॉर्ट टर्म था, लेकिन बाद में हमने उसकी एक्सटेंशन ले ली तो वो उसको हमने लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस इंफॉर्मेशन की वजह से इम्पैक्ट ये आया कि हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में कन्वर्ट होगी। इस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड में हमारा क्या इम्पैक्ट हुआ? सेकंड में हमें ये पता चला कि मॉर्गेज लोन हमारा 7,50,000 था, उसमें से 11,000 इस साल पे करना है। तो ये 11,000 यहाँ से निकल के करंट लायबिलिटी में चला गया था। हम इसको एक्सप्लेन इस तरह करेंगे, इस स्टेटमेंट की वजह से हमारे जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का जो शॉर्ट टर्म पार्ट था उसको हमने करंट लायबिलिटी में लिखा। जो तीसरी चीज़ थी उसमें हमें ये बताया हुआ था, ये जो मॉर्गेज नोट्स पेएबल पे इंटरेस्ट है ये आपने 1 साल के अंदर पे करना है, मंथली पे करते हैं, इसलिए ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं होगी, ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म होगी। ये जो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज था ये 5,000 होगा, ये भी लॉन्ग टर्म से निकल के इस इफेक्ट की वजह से शॉर्ट टर्म में चलेगी। और आखिरी बात हमें ये बताएगी कि जो लॉ सूट था वो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं थी, वो अभी लॉ सूट फाइनल नहीं हुआ, उस वजह से हमारा जो आखिरी पार्ट है लॉ सूट वाली उसको हम इसके अंदर नहीं लिखेंगे, वो हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। तो उस स्टेटमेंट की वजह से हम उसको फुटनोट पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के तौर पर। तो इस तरह हम इसके चारों पार्ट को सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, इसमें कोई सॉल्व करने वाली चीज़ नहीं है। तो हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ तक मुकम्मल हो गए। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जो कि नहायत इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर जो है वो एंट्रीज आएंगी जिनको हमने सॉल्व करना है। जो मैं आपको लास्ट क्लास में भी एंट्रीज बता कर गया था उससे मुतल्लिका एंट्रीज है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 10.3। उसी तरह सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम सेट 10.3 पेज नंबर 474 ओपन होना चाहिए। उसमें हमें कह रहा है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर एंडेड 31 दिसंबर स्वेंसन कॉर्पोरेशन इंगेज इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग नोट्स पेपर। उनके दरमियान ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं अगस्त 6, सितंबर 16, सितंबर 20, नवंबर 1, दिसंबर 16, ये 6 की 6 एंट्रीज दी हुई हैं। पहली इंस्ट्रक्शंस हमारे से रिलेटेड ये है कि आप लोगों ने करना क्या है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द जर्नल फॉर्म टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। यूज 360 डेज ईयर इन मेकिंग द इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जब आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेट करना है तो आपने 360 दिन, 365 दिन नहीं लेने, 360 दिन लेना है। तो आपने जर्नल एंट्रीज करनी है। तो पहली रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्री, पहले हम यही पूरी कर लेते हैं। जर्नल का पूरा फॉर्मेट बनाकर उसने कहा है कि हमें जर्नल एंट्रीज जो है वो करके दे दें। तो हम पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे। डेट, डिटेल, डेबिट एंड क्रेडिट। आपको पता है कि जर्नल का फॉर्मेट आप कैसे बनाते हैं, उस फॉर्मेट आपने प्रॉपर तरीके से बना कर एंट्री करनी है। पहली एंट्री जो है वो अगस्त 6 को है। एंट्री को ध्यान से पढ़ेंगे तो एंट्रीज की समझ में आएगी। कहता है बोरोड, उधार लिए $12,000 फ्रॉम मैपल बॉल बैंक सेविंग 45 डेज 12% नोट्स पेएबल। आपने उधार लिया है, आपको पता है जब भी आप उधार लें तो कैश डेबिट आ जाएगा, कैश आ जाएगा आपके पास, कैश डेबिट हो जाएगा, और जिससे उधार लिया है वो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन आपने जो जहन में रखनी है वो इंटरेस्ट लिखनी है। जब आगे जब भी इंटरेस्ट की बात आएगी उस पर 12% इंटरेस्ट देंगे और 45 दिन का ये हमारा आपसे कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 1 महीना 15 दिन बाद हमने उसकी पेमेंट करनी है। लेकिन ये पेमेंट की बात है, अभी तो हम सिर्फ लोन ले रहे हैं,
लोन लेंगे, कैश आ जाएगा आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट, और उससे आपने नोट्स पेएबल एक्सेप्ट किया है। उसका नाम लिखने की बजाय पहले आप नाम लिखते होते थे, लेकिन अब चूंकि नोट्स एक्सेप्ट किया हुआ है तो नोट्स पेएबल क्रेडिट हो गया। बीइंग लोन रिसीव, आपने उससे लोन लिया है, कुछ चीज़ उधार नहीं ली, पैसे लिए हैं और पैसों की वैल्यू है $12,000, तो आपने 12,000 यहाँ लिख देना है। ये पहली ट्रांजेक्शन आपकी मुकम्मल हो गई। सितंबर 16 आ गई। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, आपने एक कंपनी से जिसका नाम है फ्रॉम सीवर्ड इक्विपमेंट से आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदी है। द इनवॉइस अमाउंट वाज 18,000, जो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू बनी है वो 18,000 है। एंड सीवर्ड एग्री टू एक्सेप्ट एज फुल पेमेंट और 10% 3 months नोट्स फॉर द इनवॉइस अमाउंट। हमने उससे वादा कर लिया हम आज पेमेंट नहीं कर सकेंगे, 3 माह बाद पेमेंट करेंगे और आपको 10% सूद भी देंगे जो 3 माह आप हमारा वेट करेंगे। लेकिन वो तो जब पे करेंगे तब की बात है, अभी हम सिर्फ उससे ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। तो जब ऑफिस इक्विपमेंट खरीदेंगे तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और जिससे खरीदिया उसने हमें नोट्स पेएबल दिया तो नोट्स पेएबल क्रेडिट। यहाँ पे हम छोटा सा लिख लेंगे, ये दोनों नोट्स पेएबल है ना, अब हमें कंफर्म नहीं हो रहा कि वो किस कंपनी का, ये किस कंपनी का। यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हम लिख लिया मैपल ग्लोब बैंक से, जबकि ये हमने लिया है बीइंग ऑफिस इक्विपमेंट परचेज फ्रॉम, यहाँ पे हम उस कंपनी का नाम लिख देंगे ताकि हमारे ज़हन में रहे कि हमने ये काम किस कंपनी के साथ किया हो। सीवर्ड कंपनी, सीवर्ड के साथ। तो यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने उधार कैश लिया, यहाँ पे हमने मशीनरी उधार ली, ऑफिस इक्विपमेंट उधार ली। आगे है सितंबर 20, देखिए 45 दिन पूरे हो गए ना इसके, अगस्त 6 से सितंबर 20 तक 15 दिन बन गए अगस्त के, 20 अगस्त तक, और 20 अगस्त से 20 सितंबर एक महीना, तो इसके 45 दिन पूरे हो गए। और उसने भी यही कहा है पेड मार्क ग्रॉफ बैंक दी नोट्स प्लस इंटरेस्ट, आपने उसके पैसे भी पे कर दिए और उसका जितना भी सूद बनता था सब कुछ पे कर दिया। अब जब आप पहले लायबिलिटी खत्म करेंगे तो नोट्स पेएबल अकाउंट करेंगे, पहले तो ये पे करेंगे। साथ साथ उसने कहा आपने इसका इंटरेस्ट भी पे कर दिया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आपने इसका पे कर दिया, और ज़ाहिर है आप इसको कैश पे करेंगे। तो आप नरेशन लिखेंगे बीइंग लोन पेड, जो लोन दिया था वो पे कर दिया लेकिन इंटरेस्ट के साथ। अब बात आ जाती है अमाउंट क्या होगी। ज़ाहिर है नोट्स पेएबल 12,000 के आपको सारे देने पड़ेंगे, लेकिन इंटरेस्ट कितना देंगे। आपको बताया था उसने 12,000 का लोन है, 45 दिनों के लिए मिला है, और मैंने कहा था टोटल नंबर ऑफ डेज 360 लेंगे, और जो सूद था जो हमारा उसके साथ एग्रीमेंट था वो आया था 12%। इस तरह हम इसका सूद कैलकुलेट करेंगे जो कि 180 रुपीज़ बनेंगे। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 100, 180 रुपीज़ बनेगा। इसका मतलब है 12,180 रुपये की आपने टोटल पेमेंट किया, विद इंटरेस्ट आपने वो लोन पे कर दिया। आगे आ जाता है नवंबर 1 में हमें एक और बात कहता है, borrow 250 फ्रॉम माइक स्वेंसन, a major corporation stockholder. The corporation issued Swenson a 2,50,000 15% 90-day notes payable. आपने फिर उधार ले लिया 2,50,000, लेकिन इस दफा माइक स्वेंसन से लिया है। तो जब लोन लेंगे तो कैश आ जाएगा, और नोट्स पेएबल एक्सेप्ट किया तो नोट्स पेएबल क्रेडिट। लोन बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम, अब जो हमारे पास कंपनी है उसका नाम है माइक स्वेंसन। इससे हमने लोन लिया। अब लोन की कीमत कितनी है, 2,50,000। ये हमने लोन लेने की एंट्री कर ली, जिसका हमने ये एंट्री की थी। उसके बाद हमें कहता है दिसंबर 1 आ गया, नेक्स्ट एंट्री दिसंबर 1 को है परचेज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। आपने परचेजेस, मर्चेंडाइज करते हैं गुड्स को, गुड्स खरीदी है आपने, परचेजेस की हैं 5,000 की फ्रॉम गौतम
फ्रॉम गाथमैन कॉर्पोरेशन, गाथमैन एक्सेप्टिंग 90 days 14% इंटरेस्ट है और पेएबल ऑफ परचेज। स्वैनसन कॉर्पोरेशन यूज ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, वो जो मर्जी यूज करे, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। अब आपने परपेचुअली इन्वेंट्री सिस्टम, सॉरी परपेचुअली इन्वेंट्री सिस्टम और जो है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में फ़र्क ये था कि परपेचुअल में हम परचेजेस लिखते हैं और पीरियोडिक में हम इन्वेंट्री का लफ्ज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजेस, कि हमने चीज़ें खरीदी हैं तो हमारे पास आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, चीज़ें खरीदी हैं। लेकिन हमने अभी भी उधार ली है, उधार के लिए नोट्स पेएबल, और वो गुड्स कितने की खरीदी है आपने, 5,000 की। और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स और मर्चेंडाइज परचेज फ्रॉम, हम यहाँ पे उस कंपनी का नाम ले देंगे जिस कंपनी से आपने ये खरीदी है, उसका नाम है गैथमैन। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 5 की 5 एंट्रीज जो है वो हो गई हैं, हमारे पास सिर्फ एक एंट्री छठी रह गई है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको नजर आ रही होगी। हमारे पास लास्ट जो है वो एंट्री ये है दिसंबर 16, हमारे पास जो डेट है वो है दिसंबर 16। कहता है 18,000 नोट्स पेएबल सीवर्ड इक्विपमेंट मैच्योर टुडे। कहता है ये जो आपने सीवर्ड से ये नोट्स पेएबल लिया था 16 सितंबर को लिया था, वो 16 दिसंबर को आगे देखें, 16 सितंबर के बाद 16 अक्टूबर 16 नवंबर 16 दिसंबर 3 माह इसके पूरे हो गए। और अगर आप उसका देखें सितंबर 16 की एंट्री, तो उसने हमें 3 मंथ्स का ही बोला था, 3 मंथ्स की नोट्स पेएबल है, तो उसके 3 माह पूरे हो चुके हैं। तो ये पैसे लेने के लिए आ गया, आपने इसको पे कर दिए। Svensson paid the accrued interest on these notes issued a new 30 month 6% notes payable in the amount 18,000 to replace the notes payable। क्या वो जब लेने आया तो आपने उसे कहा भाई अपना सूद तो ले जाओ, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं है तो फिर क्या करूँ, तो आप मुझे ऐसा करो नया नोट्स ड्रा कर दो, पिछले नोट्स का जो सूद बनता है वो ले लो, लेकिन मुझसे पैसे ना लो, पैसों की बजाय उस पर एक और नोट्स ड्रा कर दो। लेकिन इसका मतलब पुराना नोट तो खत्म हो गया ना, जब आप पुराना नोट मिले या ना मिले उसके पैसे, जब वो हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ते थे तो बिल के पैसे मिले या ना मिले बिल खत्म हो जाता था, इस तरह नोट्स खत्म हो जाएगा। वो था 18,000 रुपये का, 18,000, तो नोट्स पेएबल था 18,000 रुपये का, वो खत्म हो जाएगा। और उसके साथ जो आपको इंटरेस्ट जो है वो भी पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। लेकिन ये कितना होगा, ये मैंने तरीका बताया था, 18,000 3 मंथ्स है तो 3/12 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई इस पे हमारा जो पुराना सूद था जो कि 10% था, इसके हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे।